सो जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या बेटा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन में याद रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर इट, व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम द जीएसटी रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्रीगेट टर्नओवर आखिर क्या होगा, व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर। तो क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर का बहुत यूज है, कितना होना चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, बराबर है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर याद रखना बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा क्या, what will be included in aggregate turnover. So everyone have to remember it, everyone have to remember it, that aggregate turnover includes what? Taxable supplies, exempt supplies, even exports, interstate supplies, right? तो पहले याद रखना एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज, ये चारों ऐड हो जाएंगे आपके एग्रीगेट टर्नओवर में। एंड पर्सन हैविंग द सेम पैन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ये तो नॉर्मल है बेटा, सेम पैन है जो कंप्यूट हो रहा है ऑन ऑल इंडिया बेसिस, तो वो तो इंक्लूड होना ही है, ठीक है। तो फिलहाल मेन याद रखो टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाईज, और सेम पैन है तो वो। अच्छा, एक्सक्लूड क्या होगा एग्रीगेट टर्नओवर में से, एक्सक्लूड क्या होगा बेटा, जितने भी टैक्सेस है, लाइक जीएसटी से रिलेटेड सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस, ये जितने भी जीएसटी से रिलेटेड टैक्सेस है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी या कंपनसेशन सेस, वो सब एक्सक्लूड हो जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में, वो कुछ भी आने वाला नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है, राइट है। और क्या एक्सक्लूडेड है, अगर इनवर्ड सप्लाई है, बराबर, परचेज किया था, परचेज, इनवर्ड सप्लाई आया है, इनवर्ड सप्लाई, बट वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, बराबर है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई है वो, बट उसमें टैक्स पेबल होगा अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज के अंडर टैक्स पेबल। और रिवर्स चार्ज में कौन टैक्स पे करता है बेटा, रिवर्स चार्ज में तो जो रिसिपेंट है वही टैक्स पे करेगा ना बेटा, तो याद रखना। तो वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, तो वो भी एक्सक्लूड होगा, याद रखना। तो क्या क्या एक्सक्लूड हो जाएगा बेटा, सीजीएसटी, एग्रीगेट टर्नओवर में सीजीएसटी एक्सक्लूड हो जाएगा, एसजीएसटी एक्सक्लूड होगा, यूटीजीएसटी एक्सक्लूड होगा, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस और वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई भी एक्सक्लूड होगा ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। मतलब परचेज आपका क्या है, एक्सक्लूडेड है, बराबर है, अंडर रिवर्स चार्ज वाला बेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला। तो याद रखो वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, वो भी एक्सक्लूडेड है, सिंपल सा फंडा। और इंक्लूड क्या क्या है एग्रीगेट टर्नओवर में, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट और हैविंग सेम पैन। एक्सक्लूडेड में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस और वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, व्हाट इट, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये पहला याद रहना चाहिए, क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है, ओके। नाउ द नेक्स्ट, नाउ जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या बेटा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन व्हाट बेटा, 22 ऑफ व्हाट, सीजीएसटी एक्ट 2017 के हिसाब से। तो एज पर जीएसटी लॉ नाउ देयर आर ओनली 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए देयर आर 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, बराबर है। अभी जो नया अमेंडमेंट है उसमें 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, किसके लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कौन से 4 स्टेट है वो, एमएमटीएन, याद रखो शॉर्टकट में, क्या, एमएमटीएन, दैट इज मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, क्या, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, एमएमटीएन। अब ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, इसमें याद रखो एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट कितना होगा, अप टू 10 लाख। अगर 10 लाख तक का आपका एग्रीगेट टर्नओवर है, और एग्रीगेट टर्नओवर क्या है बताया मैंने, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या एक्सक्लूड होगा, वो याद रखना। सो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट अप टू 10 लाख है, अगर 10 लाख तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एग्जेम्प्ट हो, एग्जेम्प्ट, राइट। सो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट अप टू 10 लाख, तो नो टेंशन, नो रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एग्जेम्प्ट हो, ठीक है। दैट इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो।
तो याद रखो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कितना बोला है बेटा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लिमिट से 10 लाख का, एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट कितना होना चाहिए, अप टू 10 लाख। 10 लाख है तो कोई टेंशन नहीं आपको, एग्जेम्प्ट हो। लेकिन अगर 10 लाख के ऊपर गया, 1 रुपया भी ऊपर गया, अबव रुपीज 10 लाख, तो यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वो भी 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, नहीं तो जो फाइन पेनल्टी है वो अलग से, ठीक है। तो जिस दिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख के ऊपर गया, उस दिन से लेके 30 दिन तक, आगे के आने वाले 30 दिनों तक आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। किसके लिए है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। किसके लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब इससे आगे का भी आपका फटाफट क्लियर होगा, खाली लिमिट्स में अमाउंट चेंज होगा बस। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए याद रखना कितना है, 10 लाख। ओके, नाउ आफ्टर 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बाद अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोलता है, एज पर जीएसटी लॉ 6 स्टेट्स हैव द फॉलोइंग लिमिट्स। अब और जो 6 स्टेट्स है, अब वो 6 स्टेट्स में क्या है, मैप्टस, याद रखना क्या बेटा, मैप्टस, नाम याद रखो, मैप्टस शॉर्ट फॉर्म है, मैप्टस। मैप में अब एम मतलब मेघालय, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, पी फॉर पुडुचेरी, टी फॉर तेलंगाना, और उसके बाद यू फॉर उत्तराखंड एंड एस फॉर सिक्किम, ठीक है। तो ये 6 स्टेट्स भी याद रखना है आपको, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड सिक्किम, गंगटोक वाला, ठीक है, वही है ना। तो मैप्टस ये जो 6 स्टेट है, कौन कौन सा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड सिक्किम, ये 6 स्टेट्स के लिए क्या बोला है, लिमिट कितना होगा, एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट अगर 20 लाख है ना, 20 लाख, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, किसमें भी डील करता रहे, 20 लाख तक अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर है तो टेंशन नहीं है उसको, नो टेंशन, नो टेंशन, एग्जेम्प्ट है, कोई जरूरत नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की। 20 लाख तक अगर लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर का तो कोई टेंशन नहीं है बेटा। लेकिन अगर 20 लाख से 1 रुपया भी ऊपर गया ना, 1 रुपीज भी ऊपर गया, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा, वो भी विद इन 30 डेज। कितना, विद इन व्हाट बेटा, 30 डेज के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो जिस दिन आपका लिमिट 20 लाख रुपीज वन हुआ, 20 लाख को क्रॉस किया, उस दिन से लेके आगे आने वाले 30 दिन तक आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो फाइन और पेनल्टी भरना पड़ेगा, समझा, याद रखना, ठीक है। तो ये 6 स्टेट्स के लिए हो गया, कौन से 6 स्टेट्स, मैप्टस, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड और सिक्किम के लिए ये फंड है, ठीक है। अब आ जाओ, तो देखो आपने 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स देख लिया, एमएमटीएन, फिर आपने मैप्टस भी देख लिया। अब इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी स्टेट होगा उसके लिए रूल क्या है वो देखते हैं। नाउ बच्चों, आपने एमएमटीएन देख लिया, एमएमटीएन 10 लाख का लिमिट, फिर मैप्टस देख लिया 6 स्टेट वाला, उसमें 20 लाख का लिमिट। अब ये दोनों स्टेट, ये दोनों कैटेगरी में जो स्टेट आते हैं उनको छोड़ के बाकी कोई भी स्टेट होंगे, एनी अदर स्टेट, देखो फॉर एनी अदर स्टेट, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर भी आ गया, असम भी आ गया, हिमाचल भी आ गया, सब जो भी है भाई, जो एमएमटीएन में नहीं है, जो मैप्टस में नहीं है, वो सारे स्टेट एनी अदर स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। जिसमें हम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सब जो एमएमटीएन और मैप्टस में नहीं है ना, बराबर है, वो सारे अदर स्टेट हो गए। तो अदर स्टेट के लिए क्या लिमिट है, अगर अदर स्टेट में हो आप, एनी अदर स्टेट में, और आप गुड्स में डील कर रहे हो, किसमें, आप डीलिंग इन गुड्स कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन गुड्स, बराबर, आप गुड्स में डीलिंग कर रहे हो, तो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितना है, 40 लाख तक, 40 लाख तक अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर है ना, समझो आप महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में आप डीलिंग कर रहे हो, आप सप्लायर हो, आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कितना हुआ, 40 लाख, 40 लाख, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बराबर। लेकिन 40 लाख से 1 रुपया भी ऊपर गया ना, 40 लाख वन, 1 रुपया भी ऊपर गया ना, तो भाई अबव 40 लाख हो गया ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और विद इन 30 डेज, मतलब जिस दिन आपका 40 लाख से ऊपर गया अमाउंट, समझो 40 लाख वन आज ही हो गया, 40 लाख वन आ गया, अब आज से लेके आने वाले 30 दिन तक आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो फाइन पेनल्टी सब लगेगा रे बाबा, याद रखना, प्रोसीजर चालू हो जाएगा,
प्रोसिक्यूशन सब हो जाएगा फिर, ठीक है। तो याद रखो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली देखो, एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन गुड्स है तो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितना है, 40 लाख है। 40 लाख तक नो टेंशन, एग्जेम्प्ट है, नो नीड टू टेक एनी रजिस्ट्रेशन। लेकिन 40 लाख के ऊपर गए ना पापा, तो यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, गॉट इट। ये डीलिंग इन गुड्स के लिए। लेकिन अगर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, समझो ये खाली किसके लिए था, सिर्फ अगर वो गुड्स में डील करता है, सिर्फ गुड्स में। और सेकंड केस बोलता है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों है, या सर्विसेज है या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है, बराबर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में लिमिट दिया है 20 लाख। ऐसे केस में लिमिट क्या दिया है, 20 लाख, बराबर। एनी अदर स्टेट में है वो सिर्फ गुड्स में डील नहीं करता, गुड्स और सर्विसेज दोनों है, उसका दोनों है बोथ, तो भाई उसके लिए लिमिट बोलता है 20 लाख। 20 लाख है भाई तेरे लिमिट, 20 लाख, ठीक है। ठीक है, सर्विस में भी कर रहा है तो 20 लाख, गुड्स एंड सर्विस कर रहा है तो 20 लाख है। लेकिन एक्सक्लूसिवली इन गुड्स है तो 40 लाख। एनी अदर स्टेट में है एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन गुड्स तो 40 लाख, बराबर, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है ईजी। और गुड्स एंड सर्विसेज बोथ है भाई तो जीएस, मतलब गुड्स सर्विसेज, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितना बोल रहा है, 20 लाख। 20 लाख तक अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर है तो नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, मतलब रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। 20 लाख से ऊपर गया, 1 रुपया भी ऊपर गया तो यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। जिस दिन 20 लाख के ऊपर गया अमाउंट, उस दिन से लेके 30 दिन तक, आने वाले 30 दिन तक आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, मतलब जरूरी है, करना पड़ेगा, दैट्स इट। सो याद रखना बेटा, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ये सब दिमाग में रखना। एक बार क्विक रिव्यू करते हम लोग, क्या एक बार फटाफट क्विक रिव्यू कर लेते हैं। चल देखो क्या बोला मैंने, सी फटाफट, ठीक है। देखो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर देख लिया था आपने। हाँ, रजिस्ट्रेशन में अगर एमएमटीएन 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आए आप, तो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितना है, 10 लाख है। कितना है, 10 लाख। 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर गया तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विद इन 30 डेज। फिर नेक्स्ट 6 स्टेट्स दैट इज मैप्टस। मैप्टस में क्या बोल रहा है, 20 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर गया तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विद इन 30 डेज, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और फिर एनी अदर स्टेट में अगर बंदा डीलिंग कर रहा है सिर्फ गुड्स में तो 40 लाख का लिमिट है, 40 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 40 लाख के ऊपर गया तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विद इन 30 डेज, ठीक है। और अगर दोनों में डील कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस बोथ है, तो या सर्विस है गुड्स एंड सर्विस है, बराबर है, तो उसमें 20 लाख है। उसमें कितना है, 20 लाख। 20 लाख तक एग्जेम्प्ट, अबाउट 20 लाख गया तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ गया, ओके, बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है कि भाई जो भी लिमिट्स आप देख रहे हो, ऑल लिमिट्स ऑफ 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख आर ओनली फॉर, ये सारी लिमिट इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इसके लिए इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, एंड फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सप्लाइज हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ये तो एक नोट है खाली याद रखने के लिए, तो मेन आपको जब करोगे प्रैक्टिकल देखोगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा। बट याद रखो ये सब लिमिट्स किसके लिए, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, बराबर है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए, फॉर हैंडीक्राफ्ट्स गुड्स जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, एंड फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, एंड फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सप्लाइज हैंडीक्राफ्ट गुड्स, उनके लिए ये सब लिमिट है। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, इफ इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इज देयर, अगर गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है 2 स्टेट के बीच में, तो उधर है ना बेटा, याद रखो अगर आपका 1 रुपए का भी टर्नओवर रहेगा ना तो फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरी। अगर इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है गुड्स का तो देन सप्लायर हैव टू डू देयर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इवन इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इज 1 रुपीज 1। तो उधर ऐसा लिमिट देखते नहीं, उधर आपका इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, टैक्सेबल सप्लाई है, तो उधर आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, याद रखो। तो ये तो नॉर्मल एक बेसिक नोट है। आ जाओ मेन, आ जाओ, अभी देखना है जो अपने को, सी एक्सेप्शंस टू द एग्जेम्पशन लिमिट। क्या दिया बेटा, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 40 लाख। अच्छा 40 लाख का लिमिट किसके किसके लिए नहीं है वो देखते हैं, कॉमन सी बात है यार। पहला तो देख लो 40 लाख का लिमिट किसके लिए नहीं होगा, पर्सन रिक्वायरिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। भाई जो पर्सन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आएगा
उसको तो भाई 40 lakhs का लिमिट देखना ही नहीं है, कौन सी बात है, उसको तो वैसे भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है कि नहीं, चाहे 1 रुपया रहे, चाहे 10 रुपये रहे, चाहे 40 लाख रुपए रहे, ठीक है। तो जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आया उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही है। जैसे रिवर्स चार्ज, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप आ रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज में तो भाई कौन भरता है टैक्स, जीएसटी कौन भरेगा, रेसिपिएंट, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, चाहे उसका एग्रीगेट टर्नओवर 10 रुपया है या 1000 रुपया या लाख रुपया करोड़ रुपया, वॉट एवर, ठीक है। फिर देखो क्या दिया बेटा, क्या बोल रहा है बेटा, पर्सन इंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस। देखो जो पर्सन इंगेज है इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ व्हाट, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, खाने वाले जो आइस होते हैं, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको और पान मसाला, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन इंगेज्ड है जो क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ आइसक्रीम कर रहा है या अदर एडिबल आइस, वेदर और नॉट, अब उसमें चाहे कोको कंटेंट हो या नहीं हो, ठीक है, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको और पान मसाला, ठीक है। अगर वो पर्सन सप्लाई कर रहा है आइसक्रीम या अदर एडिबल आइस, तो भाई उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके लिए फिर ये लिमिट अप्लाई नहीं होती 40 lakhs की लिमिट, बराबर है। अगर वो सप्लाई ऑफ आइसक्रीम या अदर एडिबल आइस की सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके लिए 40 lakhs की लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट दिया है ना, वो वही दिया कि किसको 40 lakhs का लिमिट नहीं देखना है, ये लोग को 40 lakhs का लिमिट नहीं देखना है। पर्सन ऑप्टेड फॉर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, जो खुद से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो थोड़ी लिमिट देखेगा। अब मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है जीएसटी में तो मैं लिमिट थोड़ी देखने वाला, वॉलेंट्री में कर रहा हूँ ना, तो मैं लिमिट नहीं देखूंगा, दैट्स इट, 40 lakhs का लिमिट नहीं देखूंगा। और क्या बोलता है, जो पर्सन इंगेज्ड इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज इन एमएमटीएन एंड मैप्टस, बेटा जो मैप्टस और एमएमटीएन में आ गया, एमएमटीएन में 10 लाख का लिमिट है, मैप्टस में 20 लाख का लिमिट है, अपने को कौन सा लिमिट देखना है, 40 लाख ना। तो भाई जो एमएमटीएन और मैप्टस में आ गया उसके लिए 40 लाख का लिमिट होता ही नहीं है, क्योंकि एमएमटीएन और मैप्टस में कितना होता है, एमएमटीएन में 10 है और मैप्टस में 20 lakhs है, दैट्स इट, बस। तो ये भी एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, इसको भी पढ़ के रखो, ठीक है, याद रखो, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। नाउ द सेक्शन व्हाट बेटा 23, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या बेटा, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो कौन कौन है जो जीएसटी के अंदर लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन कौन है जो जीएसटी के अंडर लायबल नहीं है फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी में देखो, सबसे पहला, पर्सन सेलिंग पेट्रोल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो पेट्रोल बेच रहा है यार, जो अल्कोहलिक लिकर, दारू वाइन शॉप पे देखते हुए गर्दी लगी रहती है, ठीक है, मालूम पड़ा। तो भाई जो भी पेट्रोल से रिलेटेड और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो पीते हैं लोग, ठीक है, मालूम पड़ा, उससे रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, उस पर जीएसटी लगता है क्या, सुना है क्या जीएसटी लगता है उस पर, सुना रहेगा तो गलत सुना है, ठीक है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, बराबर है। तो याद रखना, पेट्रोल अल्कोहलिक लिकर ये सब पे जीएसटी नहीं है, तो भाई उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जीएसटी नहीं लगता, ये लोग भी नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। फिर एग्रीकल्चरिस्ट लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, अब जो एग्रीकल्चरिस्ट है लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, भाई एग्रीकल्चरिस्ट है, कल्टीवेशन कर रहा है, अपनी जमीन का कल्टीवेशन करके प्रोड्यूस निकाल रहा है, खा रहा है, जो भी फार्मर्स है या उसके फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं ना बेटा, तो उनके लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या नहीं है, दे आर नॉट लायबल टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल सी बात है। लेकिन टी कंपनी नहीं है, टी कंपनी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, टी कंपनी अलग से है, टी कंपनी का अलग रूल है, अलग प्रोविजन है, उसके लिए नहीं। बाकी जो भी रहेगा, एग्रीकल्चरिस्ट लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें भी उसके फार्मर्स और इस फैमिली मेंबर्स ही हो इंक्लूड, ठीक है। फिर पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, जो पर्सन रिवर्स चार्ज सप्लाई कर रहा है उसको क्या रजिस्ट्रेशन लेना है यार। अब मैं हूं, मैं ऐसे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा हूं जिसपे रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी आती है, मतलब मैं सप्लायर हूं, मैंने जिसको सप्लाई किया है, रिवर्स चार्ज में कौन भरता है, रिसिपिएंट, तो सामने वाला रिसिपिएंट टैक्स भरेगा ना, तो मेरे को क्यों रजिस्ट्रेशन करना है यार, वो तो सामने वाला रजिस्ट्रेशन करेगा, रिसिपिएंट। तो अगर मैं रिवर्स चार्ज सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन कौन लेगा, सामने वाला रिसिपिएंट, वो लेगा, वो भरेगा, दैट्स इट, सिंपल, याद रखना।
फिर फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, अगर आप लिमिट पे नहीं पहुंच रहे हो, जो एमएमटीएन का लिमिट कितना है 10 लाख के ऊपर जाना चाहिए, फिर दूसरा एमेप्टस का कितना है 20 लाख के ऊपर, और फिर अदर स्टेट के लिए 40 लाख जो एक्सक्लूसिवली इन गुड्स है 40 लाख, अगर ये लिमिट आप पहुंचे ही नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या? ये लिमिट क्रॉस ही नहीं किया आपने, बराबर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बराबर है। नॉट रीचिंग टू लिमिट दैट इज 10 लाख 20 लाख 40 लाख, मतलब 10 लाख लिमिट पहुंच गया, फिर उसका क्रॉस करने की बात हो रही है, 10 लाख के ऊपर नहीं गया, 20 लाख के ऊपर नहीं गया, या 40 लाख के ऊपर नहीं गया, बराबर है, मालूम पड़ा, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? मालूम पड़ा? क्लियर? तो अगर आप जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। नाउ सी एवरीवन, नाउ द पॉइंट इज व्हाट, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। क्या बोल रहा है बेटा? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन विदाउट कंसिडरिंग एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट। अब यहाँ किसकी बात हो रही बेटा? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की, मतलब कौन सी ऐसी सप्लाईज है या कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, पर्सन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो आ जाओ, सबसे पहला तो पहले भी बताया मैंने, अगर इंटरस्टेट बिटवीन टू स्टेट अगर टैक्सेबल सप्लाई है गुड्स का तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, याद रखना। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स आया ना बेटा, तो यू हैव टू डू द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ये माइंड में फिक्स रखना, ठीक है? क्लियर? तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब याद रखो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। सेकेंड वन क्या बोल रहा है आपको, business is transferred whether on account of succession or any other reason, transferee that is successor to be registered from the date of succession, ठीक है? अब याद रखना, अगर बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है आपका, whether on account of what succession, whether on account of succession or any other reason, तो जो लीगल सक्सेसर है, जो ट्रांसफरी है, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन, बराबर है। तो बिजनेस ट्रांसफर हुआ, लीगल सक्सेशन होता है ना बेटा, कि समझो किसी की डेथ हो गई तो आपको बिजनेस मिल गया, राइट है, तो भाई आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो सक्सेसर है उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन, ठीक है? तो याद रखना, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड, या जो भी है, जो भी रीजन है, बराबर है, ट्रांसफर हो रहा है, बिजनेस इज ट्रांसफर वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, अब वो सक्सेशन में डेथ हुई हो या ना हुई हो, सो बिजनेस इज ट्रांसफर्ड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और एनी अदर रीजन, तो ट्रांसफरी जो होगा, जो सक्सेसर होगा, जिसको मिला है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन। तो ये पॉइंट भी सबके माइंड में रहना चाहिए, पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव्स में। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अगर एमालगमेशन हुआ या डीमर्जर हुआ, एमालगमेशन या डीमर्जर बाय ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, तो उसके बेसिस पे एमालगमेशन हुआ या डीमर्जर हुआ है, तो भाई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अमलगमेशन या डीमर्जर हुआ है बाय ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल, तो याद रखना ऐसे केस में भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? फिर फोर्थ वन क्या बोल रहा है, सीटीपी, जो सीटीपी है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, सीटीपी को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, याद रखो। क्या? सीटीपी को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन पीछे भी एक चीज बताया मैंने, लेकिन अगर वो सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड्स में, देखो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहा है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, फिर वो लिमिट देखेगा, लिमिट 10 लाख 20 लाख 40 लाख वाला, ठीक है? तो याद रखना, सीटीपी मतलब कौन? अरे भाई जैसे कोई बिजनेसमैन है, दिल्ली का है, वो मुंबई आया एग्जीबिशन में, एग्जीबिशन में उसने अपना माल दिखाया, गुड्स दिखाया, बराबर है, मालूम पड़ा, उसके बेसिस पे उसका सप्लाई हो रहा है, तो मुंबई उसका मेन प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है, उसका मेन प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा है? दिल्ली, वो दिल्ली का सप्लायर है, दिल्ली में भाई उसका मस्त शॉप है, वो दिल्ली का सप्लायर है, वो तो मुंबई आया, एग्जीबिशन लगा था, इधर एग्जीबिशन किया, बेचा, तो इसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्या बोलते हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, बराबर है, मालूम पड़ा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, याद रखो, मालूम पड़ा कि नहीं? समझा? वो भी जब वो काम चालू करेगा उसके 5 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सीटीपी शुड रजिस्टर बिफोर 5 डेज व्हेन हिज वर्क स्टार्ट, ठीक है? तो सीटीपी को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है बेटा, चाहे उसका सप्लाई का लिमिट कुछ भी हो। लेकिन अगर वही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन किसमें डील कर रहा है, अगर हैंडीक्राफ्ट गुड में, हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहा है ना, तो उसके लिए लिमिट लगेगा
40 lakhs, 20 lakhs और 10 lakhs का लिमिट, दैट्स इट। ठीक है, याद रखना ये एक्सेप्शन केस है। देखो एक्सेप्शन, अगर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सप्लाई कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो उसके लिए लिमिट एप्लीकेबल होगा। फिर फिफ्थ वन इज व्हाट, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब भैया देखो जो एनआरटीपी है, एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है ना तो उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन दे हैव टू टेक, राइट है, चाहे उसका लिमिट कुछ भी रहे, बराबर है। वो कितना भी अमाउंट सप्लाई करे उसको कंपलसरी रजिस्टर्ड करना जरूरी है। सो एनआरटीपी याद रखना, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विदाउट कंसिडरिंग एनी एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट, दैट्स इट, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, सी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वेयर रिसिपिएंट आर लायबल टू पे जीएसटी। देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आया ना, अगर क्या आया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो नॉर्मल सी बात है ना, अगर आप रिवर्स चार्ज की कोई सर्विसेज ले रहे हो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाली, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दैट्स इट भाई। रिवर्स चार्ज में भाई जो रिसिपिएंट होता है उसको कंपलसरी रजिस्टर्ड करना पड़ता है, वेयर रिसिपिएंट आर लायबल टू पे जीएसटी, तो दैट्स इट, सिंपल। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन याद रखना, रिवर्स चार्ज में भी लेना है। उसके बाद सेक्शन 51 दैट इज टीडीएस और सेक्शन 52 टीसीएस। बेटा टीडीएस याद रखो, टीडीएस पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, जो पर्सन टैक्स डिडक्ट करेगा, रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग। टीसीएस सेक्शन 52 टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अभी क्या होता है, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब, तो एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू कलेक्ट टैक्स। ये लोग क्या है बेटा, ये दे आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स, ये टैक्स कलेक्ट करते हैं, बराबर है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, जो टैक्स कलेक्ट करेगा एट सोर्स उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 52। टीसीएस जो कलेक्ट करेगा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है, दैट्स इट। सो देखो सेक्शन 51 टीडीएस में भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट करेगा, और जो टीसीएस कलेक्ट करेगा उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 52। इसका मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है इको, उन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है, बराबर है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, राइट। फिर क्या बोलता है आईएसडी, आईएसडी के बारे में तो पूरा सेपरेट लेक्चर ही लिया था मैंने। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको सारे ब्रांचेस में, सारे यूनिट्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करना है, बाइफरकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको एज सेपरेट रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा, बराबर। उसको सेपरेट क्या करना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। सो दे आर एजेंट हु वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। सो आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट इनपुट क्रेडिट टू ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स। सो भाई इनको एज अ सेपरेटली आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बराबर है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, याद रखना, ठीक है। मतलब इधर भी क्या है, उनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, दे हैव टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, चाहे कोई भी लिमिट हो, ठीक है। आईएसडी को रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, ये माइंड में फिक्स रखना, ठीक है। फिर क्या बोलता है ओआईडीआर, ओआईडीआर मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। क्या बेटा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। तो फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अभी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस, क्या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड व्हाट बेटा, डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। रिट्रीवल सर्विसेज है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो ऐसे केस में जो भी ओआईडीआर है उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। एग्जांपल में जैसे अमेजॉन प्राइम हो गए, नेटफ्लिक्स हो गए, बराबर है, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, क्लियर। तो ओआईडीएआर को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट सबको याद रहने चाहिए बेटा, कि कौन कौन से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आएंगे, सब एकदम माइंड में एकदम फिक्स रखना, ठीक है। तो देखा ना क्या क्या है, फटाफट एक रिव्यू कर लो, क्या क्या हो गया। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है।
उसके बाद बिजनेस इज ट्रांसफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. अमालगमेशन डीमर्जर, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. सीटीपी जो टैक्सेबल सप्लाई करेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला. सीटीपी जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील करेगा उसके लिए नहीं. फिर एनआरटीपी उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है बेटा. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपेंट को रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है. सेक्शन 51 टीडीएस जो कलेक्ट करेगा उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है. टीसीएस जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू कलेक्ट टैक्स, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. आईएसडी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, बराबर है, चाहे कोई भी लिमिट हो. आईएसडी को सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ओआईडीआर को भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, मतलब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. ओके, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना सब लोग, एवरीवन. ओके,